तो वायरलेस नेटवर्किंग के अंदर क्या होगा, नेटवर्क स्कैन हो सकता है। ऑल द 16 चैनल, जब भी कोई डिवाइस होगी तो वो डिवाइस सभी 16 चैनल को स्कैन करेगी कि उसके अंदर बेस्ट चैनल कौन सा है जिसको ऑक्यूपाई किया जाए। और डिवाइस कैन क्रिएट, डिवाइस को जो चैनल सबसे इफ़ेक्टिव लगेगा, जिसके अंदर फ्री चैनल है, या यदि किसी नेटवर्क को ज्वाइन करना है, एग्जिस्टिंग नेटवर्क को ज्वाइन करना है तो भी ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर चेकिंग। और उसके बाद क्या है, या न्यू क्रिएट करना है तो वो किसी भी फ्री चैनल को के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं, नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। डिवाइस डिस्कवरी, किसी भी यदि प्री एग्जिस्टिंग नेटवर्क के ऊपर ज्वाइन करना है तो किसी भी चैनल के ऊपर कौन कौन सी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उसकी इंफॉर्मेशन डिवाइसेस को करंट डिवाइस को मिल सकती है, या उन डिवाइसेस जो ऑलरेडी कनेक्टेड हैं उन डिवाइसेस के ऊपर क्या क्या सर्विस अवेलेबल हैं, क्या क्या उनके ऊपर कौन कौन सी सर्विस को सपोर्ट करते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन भी करंट डिवाइस को मिल सकती है। डिवाइसेस कम्युनिकेट बाय द कमांड या कंट्रोल मैसेज, उसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं जब वो चेक कर रहा होता है, जब भी वो उसको चैनल को चेक ज्वाइन करने के लिए चेकिंग हो रही होती है। तो अब ये एक होम का, स्मार्ट होम का सिस्टम दिखा रखा है जिसमें लाइट, सिक्योरिटी सिस्टम, फायर सिस्टम एंड द हीटिंग एंड द एयर कंडीशनिंग, ये सब सिस्टम इससे कंट्रोल्ड हैं। हीटिंग सिस्टम यहाँ है, एयर कंडीशनिंग का यहाँ है, ठीक है। और इसके बाद लाइट्स हैं, फायर सिस्टम है, दिस इज फायर सिस्टम, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ सब चीज़ कनेक्टेड है। तो ये सारा डाटा जिगबी के थ्रू कनेक्टेड होगा। वायरलेस फील्ड डाटा कलेक्शन, फील्ड डाटा कलेक्शन कैसे होता है, जिगबी सेंसर है, वाटर कंटेनर, बॉयलर के ऊपर जो सेंसर लगा हुआ है, ये वाईफाई, और ये है वाईफाई, ये मैश नेटवर्किंग एक्सेस पॉइंट है 802.11। और यहाँ क्या होगा कि 3G वाईमैक्स और वाईफाई नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट होगा। ये देखिए, ये बैक हॉल लिंक मीन्स वायरलेस लिंक है, और यहाँ सेलुलर मॉडेम है, और ये सब जाके इसको डेटा ट्रांसमिट करते हैं और यहाँ से फिर आगे कम्युनिकेट होता है। यहाँ से देखिए, यहाँ एक वायरलेस है तो यहाँ से इधर आगे ट्रांसमिट होगा। वायरलेस लैन 802.11x वाईफाई, क्या स्पेशल है वायरलेस लैन के अंदर, आपने लैन तो पढ़ा ही है, तो उसी तरीके से वायरलेस है, उसमें वायर्ड से होते हैं, वायर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, गाइडेड मीडिया के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू होते हैं। तो ये लोकल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है आपस में, और 100 मीटर की रेंज तक वर्क करता है। जो डाटा होता है उसको स्मॉल पैकेट्स के अंदर ब्रेक कर लिया जाता है और पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसमिट किया जाता है, बर्स्ट फॉर्म में। और चैनल एक्सेस इज शेयर्ड, रैंडम एक्सेस होता है, जैसे ही रैंडमली इसके काफ़ी टोपोलॉजीज यूज़ होती हैं, डिफरेंट टोपोलॉजीज हम पढ़ चुके हैं पहले। बैकबोन इंटरनेट प्रोवाइड्स द बेस्ट एफर्ट सर्विस, इंटरनेट प्रोवाइडर जो है उसके मीन्स जो इंटरनेट हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, वहाँ से आपको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करता है। और क्वालिटी ऑफ सर्विस नीडेड फॉर द रियल टाइम एप्लीकेशन, यदि आप रियल टाइम एप्लीकेशन की बात करो, यदि आप वॉइस ट्रांसमिट कर रहे हो, या आप रियल वीडियो ट्रांसमिट, रियल टाइम में वीडियो ट्रांसमिट कर रहे हो, या कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो, तो उस टाइम क्वालिटी ऑफ सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है। वायरलेस लैन स्टैंडर्ड 802.11, ये ओल्डर वर्जन है, स्टैंडर्ड फॉर 2.4 गीगाहर्ट्ज ISM बैंड, 80 मेगाहर्ट्ज का बैंड है ये, और स्प्रेड स्पेक्ट्रम इसमें यूज़ होता है, और 11 Mbps की स्पीड इसको सपोर्ट करता है। 802.11 GA, ये स्टैंडर्ड 2.4 और 5.8 गीगाहर्ट्ज बैंड का OFDM इस मॉड्यूलेशन टेक्निक है, और 54 Mbps को सपोर्ट करता है, इतनी स्पीड को सपोर्ट करता है। 802.11n ये लेटेस्ट जनरेशन है, न्यूअर जनरेशन है।
ड्राफ्ट स्टैंडर्ड इन द 2.4 टू एंड 5.8 गीगाहर्ट्ज़ बैंड इनको सपोर्ट करता है, इन पर वर्क करता है, इन फ्रीक्वेंसीज पर वर्क करता है, ठीक है। और OFDM और MIMO ये इसके टेक्निक्स हैं जिसके ऊपर मॉड्यूलेशंस होती हैं, और स्पीड्स अप टू 600 Mbps तक की स्पीड को सपोर्ट करता है। ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट एक्सेस चैनल्स क्या होते हैं? ब्रॉडकास्ट जो एक सिंगल है और वो मल्टीपल पॉइंट्स को सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है तो उसको ब्रॉडकास्ट बोलते हैं। अब यदि सभी पॉइंट्स एक रिसीवर के पास ट्रांसमिट कर देते तो उसको बोलते हैं मल्टीपल एक्सेस। एडहॉक नेटवर्क्स की जब मैं बात करता हूँ तो क्या होगा? पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन होता है और नो बैकबोन इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई बैकबोन इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। रूटिंग कैन बी मल्टी हॉप रूटिंग हो सकती है। टोपोलॉजीज डायनेमिक, कोई फिक्स टोपोलॉजी यूज़ नहीं होती। डायनेमिक टोपोलॉजीज होती है जो टाइम के साथ चेंज हो जाती है। फुली कनेक्टेड विद द डिफरेंट लिंक SINR क्या होता है? सिग्नल इंटरफेरेंस प्लस नॉइस रेशो। ये इसका डिफरेंट इनके लिए, इन वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट लिंक से कनेक्टेड होंगे, फुल्ली कनेक्टेड होंगे। WiMAX की बात करते हैं अब। WiMAX 802.11DE ये स्टैंडर्ड है इसका। वाईफाई स्टैंड्स फॉर द वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर द माइक्रोवेव एक्सेस, ठीक है। और ये 802.16 इसका स्टैंडर्ड है। इसका टेक्निकल रिव्यू देखते हैं, ओवरव्यू देखते हैं। नॉन लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन होता है 4 to 6 Mbps की स्पीड से और फ्यू किलोमीटर तक होता है। 2.5 गीगाहर्ट्ज़ यूज़ किया जाता है बैंड इसका, और 3.5 गीगाहर्ट्ज़ का लाइसेंस बैंड है। और चैनल बैंडविड्थ फ्रॉम 1.25 to 20 मेगाहर्ट्ज़ का एक चैनल की बैंडविड्थ होती है। और QPS की यूज़ होता है इसमें 16 QAM एंड 64 QAM मॉड्यूलेशन होती है। OFDM-A एक्सेस है, ऑर्थोगोनल अपलिंक होता है, और टाइम डिवीजन डिप्लेक्सिंग फॉर द एसिमेट्रिक ट्रैफिक एंड फ्लेक्सिबल बैंडविड्थ एलोकेशन। बैंडविड्थ जो होती है फ्लेक्सिबल होती है, ये नहीं है कि एक को एक बैंडविड्थ दे दी तो उसी पे ट्रांसमिशन होगा। बैंडविड्थ फ्लेक्सिबल होती है। एडवांस्ड एंटीना सिस्टम AAS, बीम फॉर्मिंग, स्पेशल डाइवर्सिटी, स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग यूजिंग द MIMO। अब चैनल क्या है? चैनल होता है दिस इज जस्ट ए मीडियम टू ट्रांसमिट एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसमिट करने के लिए एक मीडियम की तरह काम करता है, उसको हम कम्युनिकेशन चैनल बोलते हैं। रास्ता आप कह सकते हो। आप जैसे मैं एक सिमिलर सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप रोड के ऊपर जाते हो, बहुत चौड़ा रोड होता है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर आपको लेन्स बनी हुई होती हैं। आपने सुना होगा 8 लेन हाईवे है, 6 लेन हाईवे है, 4 लेन हाईवे है। तो वो लेन्स क्या है? लेन्स यू कैन कंसिडर लेन एज ए चैनल, उसके चैनल की तरह बोल सकते हैं। पूरा ब्रॉड बैंड कितना अवेलेबल है, जितने रोड की चौड़ाई है उतना उसकी बैंडविड्थ कह सकते हैं आप। वो एक चैनल, वो एक टोटल बैंड अवेलेबल है और उसके अंदर आपने छोटे छोटे चैनल बना दिए। पूरा रोड अवेलेबल है और उसमें आपने छोटे छोटे लेन्स बना दी, ठीक है। तो ये चैनल की बात की हमने, चैनल का एग्जांपल दिया, थोड़ा सिमिलर सा एग्जांपल मैंने देने की कोशिश की है। चैनल वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है, दोनों तरीके के हो सकते हैं। जो वायर्ड चैनल हैं वो फास्ट हैं, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव एंड सिक्योर। दे आर शॉर्ट रेंज्ड, मोशन रेस्ट्रिक्टेड। उसमें मोशन नहीं हो सके, मूव नहीं कर सकते। जैसे पहले लैंडलाइन फ़ोन्स आते थे तो उसके अंदर मोशन नहीं, रेस्ट्रिक्ट होते, मोशन नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते। और कॉस्ट इफेक्टिव जो लिखा है यहाँ, कॉस्ट इफेक्टिव, in some places it is cost effective, but in other place it may be very expensive too। तो वहाँ क्या होगा कि जो
वायरलेस है दैट मे बी चीप, ठीक है। एक बहुत रिमोट विलेज के अंदर कहीं वायर लाइन नहीं दी गई, टेलीफोन लाइन नहीं दी गई, और वहाँ से एप्लीकेशन आ जाएगी हमें टेलीफोन लाइन चाहिए, ठीक है, तो वहाँ स्पेशल लाइन डालनी पड़ेगी, और वायरलेस वहाँ आप प्रोवाइड कर सकते हैं। चैनल मॉडलिंग, चैनल्स के अंदर डिफरेंट टाइप के फिजिकल प्रोसेसिंग होते हैं, डिफरेंट टाइप के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट आते हैं। मींस कहीं कोई एब्जॉर्प्शन होगी, कहीं रिफ्लेक्शन होगी, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा, ये डिफरेंट टाइप के फिजिकल प्रोसेस होंगे। उससे जो सिग्नल है उसके अंदर कुछ वेरिएशन आता है। जब सिग्नल ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ प्रोपेगेट करता है तो वो अनटच्ड नहीं जाता, ऐसा नहीं है उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा बीच में, देयर आर मैनी डिस्टर्बेंसेस। तो वो बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस होती हैं, तो उन डिस्टर्बेंसेस को एनालाइज करने के लिए चैनल मॉडलिंग की जाती है, ठीक है। ये मैंने बता दिया क्यों की जाती है। तो चैनल मॉडल डिजिटल चैनल मॉडल भी हो सकते हैं और एनालॉग चैनल मॉडल भी हो सकते हैं, तो दोनों टाइप के हो सकते हैं। वायरलेस चैनल मॉडलिंग की बात करें तो मेनली हमारा कंसर्न वायरलेस चैनल मॉडल के ऊपर ही रहेगा। तो इसमें रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग तीन चीज़ें हो सकती है। रिफ्लेक्शन मीन्स कोई चीज़ कहीं से टकराई और उसने अपनी डायरेक्शन बदल दी, जैसे ये रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। डिफ्रैक्शन की बात करेंगे, जनरली ऑब्स्टेकल्स के कॉर्नर या एजेस से होता है। जब यहाँ एक रे आई और उसके बाद जो यहाँ पड़ी तो क्या होगा, ये मल्टीपल डायरेक्शंस के अंदर, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ये हर इतने डायरेक्शंस के अंदर, बैक साइड में नहीं होगी ये यहाँ 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 इधर होगा, तो एक ये सिग्नल यहाँ आ गया। स्कैटरिंग जब होगी तो स्कैटरिंग चारों तरफ होती है, कोई चीज़ ऐसे पड़ी और उसके बाद वो फैल गई चारों तरफ, ठीक है, चारों तरफ फैल गई, हर डायरेक्शन के अंदर वो फैल गई, तो ये होते स्कैटरिंग। यहाँ दिखाया गया है रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग, ठीक है। ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी आपने। तो वायरलेस चैनल मॉडलिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें कंसिडर होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब प्रोपोगेट करती हैं, जो उसका मैकेनिज्म है, तो मैं रेडियो वेव्स कह लूँ, तो उनको तीन चीज़ें हैं जो जनरली अफेक्ट करती हैं। तीनों चीज़ इंडिपेंडेंट है। पहला है पाथ लॉस। पाथ लॉस जनरली उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका डिस्टेंस कितना है, उस पाथ में कितना लॉस हुआ, रास्ते में कितना लॉस हुआ, कितना एब्जॉर्प्शन हुआ, कितना यहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट हुआ नेक्स्ट एंड तक, कितना लॉस हुआ। वो आप इस तरीके से मान सकते हैं। जब गाइडेड मीडिया की बात करें तो एक वायर के अंदर जो लॉस होता है तो वो उसके अंदर रेजिस्टिव लॉस कंसिडर करते हैं, तो दैट इज़ इक्विवेलेंट टू दैट। जितनी लंबी वायर होगी उतना ही उसके अंदर लॉस ज़्यादा होगा। 2 किलोमीटर लंबी वायर होगी तो लॉस होगा, कुछ होगा। 5 किलोमीटर होगी तो इंक्रीज़ हो जाएगा, 10 किलोमीटर होगी तो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे सेम वे ये आप यहाँ समझ सकते हो। टाइप ऑफ लॉस वहाँ रेजिस्टिव है, यहाँ कुछ और होगा। लॉन्ग टर्म अटेन्यूएशन है और डिटर्मिनिस्टिक, और मतलब आप डिटरमाइन कर सकते हो इसको, डिपेंड्स ओनली ऑन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर डिस्टेंस। जब आप शेडो फेडिंग की बात करते हो, ये टेरेन के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ आसपास भौगोलिक परिस्थिति कैसी है, जियोग्राफिकल कंडीशंस कैसी है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। रेनिंग तो नहीं हो रही, बारिश आ रही है नहीं आ रही, या आसपास कुछ और माउंटेन्स तो नहीं है, कुछ और चीज़ तो नहीं है, तो वो उन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। मल्टीपाथ फेडिंग इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि डिफरेंट वेव्स, अब देखो यहाँ से एग्जांपल देख लो, ये वेव यहाँ सीधी आ गई, ये वेव यहाँ से डिफ्रेक्ट होके आई है, और ये यहाँ रिफ्लेक्ट होके आई है, और एक वेव ये आई है। जब आप इन वेव्स को देखते हो तो बड़े ध्यान से देखना कि इसने जो पाथ कवर किया, इसने जो डिस्टेंस कवर किया, क्या वो इसके इक्वल है, क्या ये पाथ इसके इक्वल है, क्या ये पाथ इसके इक्वल है। ये इक्वल नहीं है, पाथ दीज पाथ्स आर नॉट इक्वल इन द फॉर्म ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस की फॉर्म में इक्वल नहीं है। इट मीन्स यदि मैं इसका 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड भी इसकी स्पीड लेता हूँ, तो भी यदि इसके अंदर डिस्टेंस में कुछ चेंज आया है, तो डिस्टेंस में चेंज आते ही क्या होगा कि वहाँ उनके जो जिस टाइम पर वो पहुँचेंगी
उसमें डिफरेंस आएगा। और वो आप कहोगे सर वो कितना होगा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड चलती है। तो चलो चाहे कितना भी हो, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड चलती है। 300 किलोमीटर यदि हो, यदि 30 किलोमीटर भी यदि हो, 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ कि 3 लाख को 30 बनाना है तो क्या करोगे, तो आपको 40 हटानी पड़ेगी, 40 हटानी पड़ेगी ना। 30 किलोमीटर बनाना है तो 40 हटानी पड़ेगी, मीन्स 10,000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा सेकंड को। सेकंड को 1 सेकंड को 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 10⁻⁻4 सेकंड्स हो गए। और यदि मैं मिली सेकंड बनाऊँ, मिली सेकंड नहीं, यदि इसके माइक्रो सेकंड बनाता तो 100 माइक्रो सेकंड्स हो गए। तो 30 किलोमीटर में 100 माइक्रो सेकंड का डिफरेंस आया। और यदि मैं 30 किलोमीटर की बजाय फिर और डिस्टेंस कम कर लेता हूँ, तो ये चीज़ इतना डिफरेंस नहीं आया, इतना कवर करने में टाइम लगता है, इतना डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगता है। यहाँ से कितना चेंज हुआ, तो उसके अंदर जो वेरिएशन आएगा दैट मे बी ऑफ नैनो, दैट मे बी ऑफ द माइक्रो। लेकिन आप ये देखिए, यदि एक 1 गीगाहर्ट्ज़ की का सिग्नल है, ये कैलकुलेशन थोड़ी सोच ध्यान से समझना आप, 1 गीगाहर्ट्ज़ का सिग्नल है, और वो 1 गीगाहर्ट्ज़ का जब सिग्नल ट्रांसमिट होता है तो 1 सेकंड में आप कितने पीक्स आते हैं, कितने ट्रफ्स आते हैं, वो देखिए आप खुद सोच लीजिए कि 1 गीगा 10⁹ पीक्स आएंगे और 10⁹ ट्रफ्स आएंगे, ठीक है। तो और यदि मैं उसको एक पीक से दूसरी पीक का ड्यूरेशन निकालूं तो कितना होगा, 1 डिवाइड बाई 10⁹, तो 10⁻⁻9 की स्पेसिंग होगी उनके बीच में। यदि 1 गीगाहर्ट्ज़ को लेके चल रहा हो तो 10⁻⁻9 की स्पेसिंग होगी उनके बीच में, ठीक है। अब देखिए इतनी स्पेसिंग का मतलब क्या हुआ कि माइक्रो से भी 1000 टाइम कम। अब ये बताओ, अब ध्यान से सोचना इस चीज़ को, यहाँ से यहाँ सिग्नल आ रहा है, इसमें थोड़ा सा डिले आ गया, थोड़ा सा डिले हो सकता है वो नैनो के अंदर ही हो, थोड़ा डिले आ गया, यहाँ जो पहुँची वो पीक पहुँची, और यहाँ जो पहुँची वो ट्रफ पहुँची, मीन्स बॉटम ऑफ द सिग्नल पहुँची, अपोजिट सिग्नल पहुँचा। एक में पॉजिटिव सिग्नल आया, एक में नेगेटिव सिग्नल आया, क्योंकि वेव्स तो ऐसे चल रही हैं। तो जब यहाँ ये पहुँचा तो उस टाइम में पीक था यहाँ, लेकिन सेम सिग्नल का यहाँ पीक नहीं आया। तो ये अलग अलग टाइम पे पहुँच रही है, तो अलग अलग फेज़ में पहुँचेंगे, ये अलग अलग फेज़ में पहुँचेंगे, तो इनका जो कलेक्शन होगा, जो कम्बिनेशन होगा या समेशन एल्जेब्राइक सम होगा, तो वो हो सकता है 0 भी कर दे। एक का पीक आया, दूसरे का ट्रफ आया, तो क्या होगा, 0 हो जाएगा सिग्नल। तो इसको बोलते हैं मल्टीपाथ फेडिंग, इसको मल्टीपाथ फेडिंग बोलते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही हो, हर बार ही लाइट हर पॉइंट पे हर बार उससे स्कैटर होके वहाँ आए, ठीक है। तो ये तभी ये कहा गया दिस इज़ शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, कभी कभी आती है, कभी नहीं आएगी, कभी आ गई, कभी नहीं आएगी, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही रहेगी, लेकिन ये हमेशा रहेगी। ये भी शॉर्ट टर्म है, क्योंकि पाथ जो लाइट है, जो लाइट नहीं सॉरी जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स हैं, वो डिफरेंट पाथ फॉलो करेंगे हर बार, दोज आर नॉट इन योर कंट्रोल, ठीक है। तो ये हैं तीनों चीज़। अब उसके वायरलेस चैनल फिर मॉडलिंग करते हैं, तो इन टोटल अटेन्यूएशन किसके इक्वल होते हैं, पाथ लॉस में जितना हुआ, शेडोइंग में जितना हुआ, और फेडिंग में जितना हुआ, इन तीनों का कंट्रीब्यूशन होता है उसके अंदर। अब इसके लिए 2 मॉडल देते हैं, रेले मॉडल देते हैं और रिस्टियन मॉडल देते हैं, 2 मॉडल देते हैं। तो जो रेले मॉडल है दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, उसके अंदर नो लाइन ऑफ साइट कंपोनेंट प्रेजेंट, लाइन ऑफ साइट कंपोनेंट नहीं होता उसके अंदर, मीन्स हम ये नहीं मानते कि लाइन ऑफ साइट का कोई कंट्रीब्यूशन है। तो रिस्टियन के अंदर क्या है, लाइन ऑफ साइट का कंट्रीब्यूशन होता है। ये किस काम आते हैं, दीज आर यूज टू अप्रॉक्सीमेट for the close approximation or attenuation due to the multipath fading। multipath fading जो मैंने यहाँ बात की थी, मल्टीपाथ फेडिंग जिसके लिए मैंने बहुत कुछ समझाया था अभी आपको। मल्टीपाथ फेडिंग के अंदर कितना लॉस हुआ, ये अप्रॉक्सीमेशन करने के लिए ये मॉडल यूज़ किए जाते हैं। तो रेले मॉडल के अंदर क्या होगा, एक वायरलेस चैनल होगा, और उसके अंदर क्या होगा, that is reasonable model when there are many objects in the environment that scatter the radio signal before it reaches the
रिसीवर, हम ये मानते हैं कि हम एक लोकेलिटी में रहते हैं और वहाँ तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट, आप फ्री स्पेस की बात मत करो जहाँ आप खुले में रह रहे हो, आप एक लोकेलिटी में रह रहे हो और वहाँ देर आर मैनी मैनी थिंग्स टू स्कैटर द योर सिग्नल। तो वहाँ पे बहुत सी चीज़ें होंगी जिनसे स्कैटर हो सकता है, तो डिफरेंट पाथ फॉलो करते हुए आएंगे, तो उसके लिए रेले मॉडल बहुत अच्छा मॉडल है। एन पाथ्स को फॉलो करता है और डिफरेंट डिलेज ऑफ ईच पाथ, डिफरेंट डिले होते हैं, डिफरेंट अटेन्यूएशन ऑफ ईच पाथ, हर एक पाथ के अपने अटेन्यूएशन भी है डिफरेंट। कांस्टेंट चैनल वर्सेस इफेक्ट ऑफ मोशन, इसको भी स्टडी करते हैं, कांस्टेंट चैनल और इफेक्ट ऑफ मोशन। कांस्टेंट चैनल है तो क्या है, और यदि मोशन है तो क्या उसका इफेक्ट है। चेंज इन कैरियर फ्रीक्वेंसी, डॉपलर स्प्रेड। डॉपलर्स इफेक्ट मैं कई बार बता चुका हूँ कि जब भी कोई रिफ्लेक्शन ऐसी ऑब्जेक्ट से होता है जहाँ जो मोमेंट में है जो चीज़, तो उसकी फ्रीक्वेंसी, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, चाहे वॉइस हो, कोई भी सिग्नल हो। क्लार्क्स मॉडल की बात करते हैं तो दैट डिपेंड्स ऑन द रेले फेडिंग मॉडल। आइसोट्रोपिक स्कैटरिंग एजम्पशन है वहाँ, और एज्यूमिंग लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट और आउटपुट, हम ये समझते हैं कि इनपुट और आउटपुट का लीनियर रिलेशन है, इनपुट बढ़ रही है तो आउटपुट भी इंक्रीज हो रही है उसी रेशियो के अंदर। जनरेटिंग रेले चैनल मॉडल यूजिंग द टू डिफरेंट गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, दो डिफरेंट गॉसियन सिग्नल लेके उसके ऊपर उसको अप्रॉक्सीमेशन की जाती है। उसके बाद गैंस डेवलप्ड ए स्पेक्ट्रम एनालिसिस फॉर क्लार्क मॉडल टू इंक्लूड द डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट का क्या इफेक्ट होगा, पहले क्लार्क से मॉडल बनाया, उसके बाद गैंस ने उसके अंदर डॉपलर इफेक्ट का इफेक्ट स्टडी किया कि डॉपलर्स इफेक्ट कंसिडर करें तो उसमें क्या होगा। ये कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं उसके लिए, क्लार्क्स मॉडल के लिए। ये डॉपलर इफेक्ट का भी उसके अंदर इफेक्ट डाला, ठीक है। पहले क्या है, गॉसियन रैंडम वेरिएबल है, ये भी दूसरा गॉसियन रैंडम वेरिएबल है, इसके अंदर हमने कोसाइन फंक्शन डाला, इसमें साइन फंक्शन डाला, दोनों के ऊपर मैंने बताया था कि यहाँ लिखा हुआ था कि दो हम वो लेंगे, गॉसियन फंक्शन लेंगे और उसके बीच में हम रिलेशन टू डिफरेंट, देखिए टू डिफरेंट गॉसियन फंक्शन, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि यहाँ तक तो आ गया, उसके बाद फिर क्या है, डॉपलर फिल्टर हमने आगे यूज़ किया है। यहाँ यदि सिमुलेट करके देखा, सिमुलेशन के रिजल्ट्स हैं ये गॉसियन फंक्शन था तो उसके अंदर रेले इफेक्ट आया तो इस वेव शेप चेंज हो गई, सिग्नल की वेव शेप चेंज हो गई। क्लार्क्स मॉडल को कर रहे हैं तो देखिए ये डॉपलर फिल्टर है, यहाँ जहाँ फिल्टर स्टार्ट हुआ है वहाँ से एकदम से डाउन आया और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का फिल्टर हमने यूज़ किया था। ये ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है, क्या रिलेशन है उनका आपस में। साइनोसॉइडल जैक्स चैनल मॉडल की बात करते हैं अब। सम ऑफ साइनोसॉइडल मॉडल, अब इसके अंदर ये मानते हैं कि जो भी आइसोट्रोपिक स्कैटरिंग है, जो रिसीवर कितनी जगह से सिग्नल ले रहा है, कितनी जगह सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ले रहा है, तो वो ऐसे स्कैटर्ड होंगे, ठीक है। और वहाँ से क्या होगा कि इनका जो एंगल होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको स्पेसिंग क्या है, कि मीन्स कितना सिग्नल उसको मिल रहा है, डायरेक्शन क्या होगी। और हमने यहाँ एंगल अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में ये चीज़ पीडीएफ पार्शियल डिफरेंशियल फंक्शन हमने फाइंड आउट किया विद रिस्पेक्ट टू एज ए फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ अराइवल, किस एंगल पर वो अराइव हो रहा है, इस ये मैंने कहा कि किस एंगल पे अराइव हो रहा है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ ये कैलकुलेशन करके हमने रिजल्ट्स निकाले हैं, मैथमेटिकल में नहीं जाऊँगा बहुत ज़्यादा। और जैक्स मॉडल सिमुलेशन एल्गोरिदम, और सिमुलेशन देखिए, रिजल्ट्स देखिए इसके, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, यहाँ आप देखते हैं तो यहाँ ये फंक्शन हाई है, देखिए यहाँ से आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं उसके।
हाँ, अब इसको कंक्लूड करते हैं। टू मेजर अटेनुएशंस इन द वायरलेस सिग्नल, दो मेजर कौन सी हैं, पाथ लॉस है और फेडिंग है, ये मेन है। फेडिंग भी फिर दो टाइप की होती है, फेडिंग भी शेडो फेडिंग, और दूसरा मैंने क्या बताया था, मल्टी पाथ फेडिंग। रैले फेडिंग चैनल मॉडल फेयरली गुड अप्रॉक्सीमेशन देता है। देखिए चीज़ें क्या होती है, जो चीज़ आप देख नहीं सकते, दिखती नहीं आपको, तो उसकी अप्रॉक्सीमेशन करनी पड़ती है फिर, ठीक है। क्लार्क्स मॉडल है वन ऑफ द फर्स्ट रैले इम्प्लीमेंटेशंस। रैले के जो मॉडल को यूज़ करके क्लार्क्स मॉडल आया था, रैले फेडिंग का यूज़ करके। उसके बाद क्या है, जैक्स मॉडल है, ठीक है। उसके बाद हेडमर्ड कोड्स कैन बी यूज टू रिड्यूस द क्रॉस कोरिलेशन इवन मोर। क्रॉस कोरिलेशन को हमें रिड्यूस करना है। क्रॉस कोरिलेशन मीन्स ऑटो कोरिलेशन होता है, क्रॉस कोरिलेशन मीन्स कोई चीज़ दूसरा ए पैरामीटर में कोई चेंज हो रहा है तो उसका बी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसको क्रॉस कोरिलेशन कहते हैं। तो हम जब इनको इंडिपेंडेंट मानते हैं तो हमें ये मानना चाहिए कि एक का इफेक्ट दूसरे के ऊपर नहीं पड़ेगा, तो हम वो क्रॉस कोरिलेशन को हमने कम करना है, ठीक है। ये टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।